Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss in-text 6.1 to 6.4. Right? Let's start with the in-text question number 6.1. Which ores can be concentrated by magnetic separation method? Right? We have to list out the ores can be separated by magnetic separation. Right? Now we know that in the magnetic separation method, the ores can be separated are having a magnetic property, right? जिसकी भी magnetic property होगी और की या गैंग पार्टिकल की, दोनों में से किसी की भी क्या होगी, magnetic property होगी, वही और concentrate होगी by the magnetic separation method. So ore in which either metal particles or gang is attracted towards magnetic field. क्योंकि हमें उन दोनों को सेपरेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब गैंग और जो हमारे मेटल पार्टिकल है उसे सेपरेट करना है. मतलब दोनों में से कोई एक अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. सही है, हमने देखा था कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने क्या दिया था, मैग्नेटिक बेल्ट, उस पे से हमने ओर को फ्लो करवाया. तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी वो नियरर फॉल होगी और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे वो दूर जाएंगे. मतलब इस तरह से दोनों सेपरेट हो सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम उसी ओर को सेपरेट कर सकते हैं जहाँ पे मेटल या गैंग दोनों में से किसी एक के पास मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी हो. सही है. और ऐसी ओर ज्यादातर किसकी होती है, आयरन ओर. राइट. तो आयरन ओर्स लाइक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड iron pyrites can be separated by can be concentrated by the magnetic separation method. Right. Next question. What is the significance of leaching in the extraction of aluminium? कि अगर हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे लीचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है. तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस में जो हमारी मेटल है वो सॉल्यूबल हो जाती है और जो इम्प्योरिटीज है वो इनसॉल्यूबल हो रह जाती है. सही है. लीचिंग में ऐसा ही करना पड़ता है कि क्या करते हैं हम, जो सॉल्वेंट है वो ऐसा चूज करते हैं कि उसमें क्या हो जाए, मेटल डिसॉल्व हो जाए. सही है, सॉल्यूबल हो जाए, और जो गैंग है वो क्या रह जाए, इनसॉल्यूबल. और उसी तरह हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और हमारी ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं. तो इन लीचिंग हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज द TiO2, SiO2 एंड Fe2O3 फ्रॉम द बॉक्साइट ओर. ज्यादातर उसमें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है कि इसमें अगर हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना चाहिए उसकी ओर से तो. सही है. तो अगर हमने क्या किया, जो एल्यूमिनियम ओर है उसे अगर हमने बॉक्साइट को क्या कर दिया, तो हमने NaOH में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा, एल्यूमिना विल बी डिसॉल्व इन दैट NaOH and form a soluble compound. right? Means ये हमारा क्या हो गया, NaOH solvent हो गया. It will be a form soluble complex with the metal. right? ये क्या है, मेटल का soluble complex है. सही है. जबकि it will form not soluble compound with the impurity. right? यहाँ पे क्या होगा, तो ये SiO2 हमारी सिलिका क्या थी, इम्प्योरिटी थी. तो NaOH क्या करेगा, इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करेगा विद दैट सॉल्वेंट. राइट. तो अब यहाँ पे इम्प्योरिटी इनसॉल्यूबल रह गई और जो हमारा एल्यूमिना था वो क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया. मीन्स वी कैन सेपरेट दैट. राइट. और फिर से इसमें से क्या कर सकते हैं हम, सोडियम ये जो सॉल्यूबल कंपाउंड है उसमें से एल्यूमिनियम को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेसिपिटेट करवा सकते हैं और गेन कर सकते हैं. तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में उसी वजह से लीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करता है, जबकि उसकी जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसमें वो इनसॉल्यूबल रह जाती है और दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं ना. इन टेक्स्ट 6.3 द रिएक्शन Cr2O3 plus 2 aluminum, it gives Al2O3 plus 2 Cr. Delta G is minus 2
4 to 1 kilojoule is thermodynamically feasible as is apparent from the Gibbs energy rule. Why does it not take place at a room temperature? Right? यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा ये रिएक्शन अगर हम करवाए क्या, तो रिडक्शन ऑफ क्रोमियम बाय द एल्यूमिनियम, तो जो हमारा डेल्टा जी है इट इज अ नेगेटिव, राइट. फिर भी अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस, मीन्स के इजीली कैरिड आउट होनी चाहिए. लेकिन ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कैरिड आउट नहीं होती है, उसका हमें रीजन देना है. सही है, तो उसका रीजन क्या है, इन सॉलिड स्टेट चांस ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट इज निग्लिजिबल, राइट. कि ये दोनों कैसे स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, दोनों पाउडर स्टेट में है. सही है, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. इतने ज्यादा वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमारा जो रिएक्टेंट है दे आर इफ इन अ लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, दे बिकम्स मोर नियरर टू इट ईच अदर. जबकि यहाँ पे तो सरफेस के साथ ही सिर्फ क्या होगा, कांटेक्ट में आएगी, बाकी मॉलिक्यूल्स इतना जल्दी कांटेक्ट में नहीं आते हैं. सो क्या हो जाएगा, सम thermodynamically feasible reactions also require some activation energy. तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा जी नेगेटिव है, लेकिन कोई भी रिएक्शन अगर हमें करवानी चाहिए तो यू विल स्टडीड अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी इन द 4th चैप्टर, राइट. तो कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरिड आउट रिएक्शन. के रिएक्शन कोई भी होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी उसके पास, रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. सही है, तो पहला तो ये रीजन हो गया क्या कि रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे दोनों क्या है, तो सॉलिड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आएंगे, तो रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगी. दूसरा रीजन है, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हमें मिनिमम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी उस रिएक्टेंट के पास चाहिए. सही है, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो लोग रिएक्शन खुद से कर सके. उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसे हीट करना होगा. सही है, अगर हीट के थ्रू हम उसे एनर्जी देंगे तभी वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच पाएंगे. सही है, मतलब अगर हीट दी तो फिर रूम टेम्परेचर कैसे रहेगा. तो उसी वजह से ये रिएक्शन एट अ रूम टेम्परेचर कैरिड आउट नहीं होती है. सम थर्मोडाइनेमिकली फिजिकल रिएक्शंस ऑल्सो रिक्वायर सम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इनिशियल, राइट, कि स्टार्ट होने के लिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए. हेंस द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट द रूम टेम्परेचर. हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी. के इसे एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हीट करना ही पड़ता है, तभी ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होती है. ओके, इन टेक्स्ट 6.4, it is true that under certain conditions magnesium can reduce alumina and aluminum can reduce magnesium oxide. What are those conditions? Right? क्या पूछा गया है कि क्या मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है, और अगर यस है हमारा आंसर, देन व्हाट आर दोस कंडीशन, मीन्स किस कंडीशन में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, राइट. तो ये आंसर हम किससे के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम. तो ये एलिंगम डायग्राम है जिसके वाई एक्सिस पे होता है क्या, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, एंड उसके एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टेम्परेचर, राइट. यो 2 लाइन्स आर शोन in the Elingham diagram, one having a magnesium oxide for the magnesium oxide and one for the alumina, right. यहाँ पे क्या होता है, जो भी लाइन नीचे की साइड होती है, लोअर साइड में होती है, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव. देखो यहाँ पे आप चाहो नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे मोर नेगेटिव वैल्यू नीचे की साइड आती है. मतलब जो भी लाइन नीचे की साइड होगी उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव, और वो दूसरे को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है. जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है.
यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, और उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर की ओर जा रही है और ये जो ऊपर वाली लाइन थी वो नीचे हो गई। सही है, मतलब कि आफ्टर दैट कंडीशन कुछ और चीज, मतलब आफ्टर दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कंडीशन चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं इन दिस एलिंगम डायग्राम Al2 एंड Al2O3 कोसार जोन, राइट, आप देख सकते हो दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, और वो दोनों पॉइंट ए के पास क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब वो टेम्परेचर क्या है, तो 1350 डिग्री है। सही है, बिलो द पॉइंट ए, सही है, ये जो पॉइंट है उसके बिलो के साइड चाहिए, हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसके बिलो चाहिए। सही है, मतलब कि हम किस साइड जाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो क्या होगा, बिलो द मीन्स के टेम्परेचर, बिलो द टेम्परेचर 1350 डिग्री टेम्परेचर, मैग्नीशियम हैविंग अ मोर नेगेटिव वैल्यू देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, राइट, कि अगर हम इस टेम्परेचर से बिलो जाएंगे, सही है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू है इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। सही है, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वो वहां पे क्या होगा, रिड्यूस करेगा। मीन्स मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना एट द बिलो टेम्परेचर ऑफ 1350 डिग्री, राइट, while above the point A, जब पॉइंट ए के ऊपर जाएंगे तो वहां पे क्या लाइन डिफरेंट हो रही है, मतलब ये जो MgAO है वो ऊपर की साइड आ गया और जो एल्यूमिना है वो नीचे की साइड आ गया। मीन्स while above the point A at a higher temperature than 1350 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हैविंग अ more negative delta G value. So higher the 1350 degree Celsius temperature, aluminium can reduce magnesium oxide. आई बात समझ में कि ये जो टेम्परेचर है उससे लो टेम्परेचर पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिना को, और अगर इससे हायर टेम्परेचर पे जाए तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ओके, hope you understand. If there is any query, you can comment me and ask me. Thank you.